चलिए भाई, आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। अब ध्यान से सुन लो। रिलेवेंट फैक्ट क्या है, इसी चीज पे आपके आगे पूरा चैप्टर टिकने वाला है भाई। ध्यान दीजिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा। एविडेंस किस चीज के दिए जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू, और दूसरा रिलेवेंट फैक्ट। अब देखो क्या होता है, फैक्ट इन इशू में ऐसा कोई परेशानी नहीं आती है। जो भी फैक्ट इन इशू है, एंड आप सब सीपीसी पढ़ के बैठे हो, याद है सीपीसी में प्रोसीजर पढ़ा था। सबसे पहले प्लेन फाइल होती है, देन समन जाता है, देन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आती है, भूल गए क्या? देन फर्स्ट हियरिंग के लिए बुलाया जाता है, देन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, यही है वो। आई बात समझ में? फैक्ट्स इन इश्यूज, इसको हम यहां पे बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या बोला जाता है? फैक्ट इन इश्यूज। सीपीसी में इसी चीज को क्या बोलते हैं? इश्यूज ऑफ फैक्ट। ठीक है, इशू बन गए हैं किनके? कुछ फैक्ट्स के। आई बात समझ में? और यहां पे हम क्या नाम से जानते हैं उनको? फैक्ट्स इन इशू, ऐसे फैक्ट जिनके ऊपर इशू चल रहे हैं। और सीपीसी में किस नाम से जानेंगे? इश्यूज किसके? कुछ फैक्ट के। इनमें दिक्कत नहीं आती, इनके एविडेंस भी आ जाते हैं। दिक्कत आती है रिलेवेंट फैक्ट, जुड़ा है या नहीं जुड़ा। और जुड़ा है तो रिलेवेंट है, अन्यथा रिलेवेंट नहीं है। और रिलेवेंट है तो एविडेंस आएगा, अन्यथा एविडेंस अलो नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, और रिलेवेंट होते हैं तो कैसे कैसे होते हैं। आ गई बात समझ में? कह रहे टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंसी इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। और कह रहे कुछ टर्म्स जो है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली टर्म बोलो भाई, रिलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड्स, क्या रिलेवेंट की डेफिनेशन कैसे दी गई है? A fact is said to be relevant to another. एक फैक्ट रिलेवेंट है किससे? किसी दूसरे फैक्ट से। कब? When it is connected with the other in any of the ways referred in the provisions of this अधिनियम relating to relevancy of fact. कौन से फैक्ट रिलेवेंट होते हैं या कौन से फैक्ट रिलेवेंट नहीं होते, ये आप सिर्फ कब समझ सकते हैं? कह रहे जब वो जुड़े हों। कैसे? जैसे इस अधिनियम के प्रोविजंस में बताया गया है। यानी कि अगर एक फैक्ट जुड़ा होगा सिर्फ उन तरीकों से। कौन से तरीकों से? ये वाले जो यहां से शुरू होंगे। आई बात समझ में? तो ही क्या माने जाएंगे? वो रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे, अन्यथा वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। रिलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? कह रहे रिलेवेंट फैक्ट आर दोज facts which are connected with the facts in issue, and if they are connected with the other in any of the ways referred, बोलो भाई, तो in the provisions of this अधिनियम, then क्या माना जाएगा? ये क्या है जी? रिलेटेड है, अन्यथा ये रिलेटेड नहीं है। समझ गए भाई? डन। तो हमारा पूरा टॉपिक आने वाला इसी चीज पे टिका होगा कि कौन कौन से रिलेवेंट फैक्ट होते हैं और कौन कौन से रिलेवेंट फैक्ट नहीं होते हैं। सेक्शन 4 से 14 तक आपको बताएगा क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट कौन से होते हैं। और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में आगे पढ़ने से पहले आपको दो चीजें और समझनी होंगी कि लॉजिकल रिलेवेंसी क्या होती है और लीगल रिलेवेंसी क्या होती है। ठीक है जी? कभी सुना है क्या कि कोर्ट एविडेंसेस से चलता है, इमोशंस से नहीं चलता? इमोशंस से आप ये जरूर ला सकते हो लॉजिकल रिलेवेंसी, बट जरूरी नहीं है लीगल रिलेवेंसी भी हो। आ रही है क्या बात समझ में? एक पर्सन किसी से बदतमीजी से बात करता था। आई बात समझ में? ये पर्सन इससे बदतमीजी से बात करता था, कल को इसके साथ कुछ गलत हो जाए, लॉजिकली आप जरूर कह सकते हो कि हो सकता है इसने कुछ गलत किया हो, ये चिढ़ता था, बदतमीजी से बात करता था। जरूरी नहीं है लीगली ये चीज रिलेवेंट भी हो। आई बात समझ में?
तो कह रहे रिलीवेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है लॉजिकल और एक होती है लीगल। क्या आपने ऐसा पढ़ा है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, बताना। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एवरी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? क्या मैं ये कह सकता हूं एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कह सकता। क्यों? हो सकता है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो ही ना। क्या मैं ये कह सकता हूं एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट? क्यों? क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट रहा होगा। हर एक पौधा पेड़ बने जरूरी है क्या? परंतु हर एक पेड़ पौधा जरूर रहा होगा। आ रही है ना बात समझ में? एक 20 साल का व्यक्ति 2 साल का जरूर रहा होगा। क्या 2 साल का व्यक्ति 20 साल का हो जरूरी है क्या? तो देखो कह रहे हैं लॉजिकल हो सकती है, लॉजिकली कोई चीज रिलीवेंट है, लीगल भी हो जरूरी है क्या? किसी पर्सन के फिंगरप्रिंट मिल गए कहीं पे, लॉजिकल है, हो सकता है उसने किया हो, बट जब तक मैच नहीं हो जाते लीगल रिलीवेंसी नहीं है। और जो लीगल रिलीवेंट हो गया क्या वो लॉजिकली भी रिलीवेंट होगा या नहीं होगा? होगा। हर एक लीगल लॉजिकल रिलीवेंट जरूर मिलेगा, लेकिन हर एक लॉजिकल चीज लीगल रिलीवेंट हो ये जरूरी नहीं है। समझ गए? रिलीवेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है लॉजिकल और एक होती है लीगल। और हर एक लीगल रिलीवेंसी लॉजिकल जरूर मिलेगी देखने को, परंतु हर एक लॉजिकल लीगल हो ये जरूरी नहीं। A fact is said to be logically relevant to another। कह रहे एक फैक्ट लॉजिकली रिलीवेंट है, ऐसा कब कहलाता है? कह रहे ऐसा तब कहलाता है when it bears such casual relation with the other as to render probably the existence or non-existence of the later। कह रहे एक फैक्ट लॉजिकली रिलीवेंट तब हो जाता है उसी समय पे जब वो कुछ ऐसा रिश्ता दिखा रहा है भी किसी चीज के होने के बारे में या ना होने के बारे में बता रहा है। और सारे फैक्ट लॉजिकली रिलीवेंट होते हैं बट जरूरी नहीं, आर नॉट हाउएवर लीगली रिलीवेंट। मतलब जो चीज लॉजिकली रिलीवेंट लग रही हो जरूरी नहीं है वो लीगली रिलीवेंट हो। एक पर्सन की डेड बॉडी मिली है, फांसी लगी हुई है, लॉजिकली आप कह सकते हो कि ये तो मर्डर है, पहले मारा गया होगा बाद में इसको लटकाया गया है, परंतु लीगली भी वो रिलीवेंट हो जरूरी नहीं है। तो कह रहे लॉजिकल रिलीवेंसी जरूर मिल जाएगी, कुछ फैक्ट आपस में जुड़े होंगे लॉजिकली देखोगे तो, बट जरूरी नहीं है वो लीगली भी जुड़े हो। तो रिलीवेंसी अंडर द अधिनियम इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ प्योर लॉजिक बट ऑफ लॉ। और यहां पे हम जो रिलीवेंट फैक्ट ढूंढेंगे ना, कौन से रिलीवेंट फैक्ट देखने, जो लॉजिकल रिलीवेंट हो वो देखने या जो लीगल रिलीवेंट हो? लीगल जो रिलीवेंट हो। समझ गए? जो लीगली रिलीवेंट है ऐसे फैक्ट्स को देखना है, ना कि जो लॉजिकली रिलीवेंट है। आई बात समझ में? और रिलीवेंसी जो चीज होती है कह रहे वो कोई प्योर लॉजिक की बात नहीं होती, ठीक है जी, बट ऑफ लॉ एज ऑफ नो फैक्ट हाउएवर लॉजिकली रिलीवेंट। कितना ही लॉजिकली रिलीवेंट क्यों ना हो, कह रहे इज रिसीवेबल इन एविडेंस। कितना ही लॉजिकल रिलीवेंट क्यों ना हो, हम उसे एविडेंस के तौर पे नहीं लेंगे अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट टू बी रिलीवेंट। जब तक ये अधिनियम उसको रिलीवेंट ना बोल दे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, उसे लीगली रिलीवेंट नहीं मानेंगे। ऑफ कोर्स एवरी फैक्ट लीगली रिलीवेंट विल बी फाउंड टू बी लॉजिकली रिलीवेंट। जो भी लीगल रिलीवेंट होगा जरूर देखने को मिलेगा कि वो क्या है, लॉजिकली भी रिलीवेंट है, परंतु हर एक फैक्ट जो लॉजिकली रिलीवेंट है जरूरी नहीं हो इस अधिनियम के तहत लीगल रिलीवेंट भी हो। यानी कि लॉजिकल रिलीवेंसी एक वाइडर टर्म है, लीगल रिलीवेंसी एक नैरोवर टर्म है। आई बात समझ में? लॉजिकल काफी सारे हो सकते हैं जो लॉजिकल रिलीवेंट हो, बट जरूरी नहीं वो लॉजिकल वाला लीगल रिलीवेंट भी हो। ठीक है जी? बाद वाला बहुत बार मैंने बताया है और अभी भी आपने पढ़ा है, ठीक है जी, अभी भी आप पढ़ के आए हो। फॉर्मर एंड लेटर दो वर्ड होते हैं, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। जब भी रिस्पेक्टिवली कोई चीज लिखी जाती है तो बार बार नाम ना लिख करके बाद में फॉर्मर और लेटर वर्ड यूज किया जाता है।
फॉर्मर मतलब जिसका पहले जिक्र हुआ है, लेटर मतलब जिसका बाद में जिक्र हुआ। कह रहे जज एक ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन में, ठीक है जी, अ जज माइट इन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन टेक वन फैक्ट एज एविडेंस ऑफ अनदर एंड एक्ट अपॉन इट हिमसेल्फ व्हेन इन कोर्ट ही मे रूल दैट इट वाज लीगली इररिलेवेंट। एक जज हो सकता है आमतौर पे एक इंसान के तौर पे या एक बार के लिए ये जरूर कह दे कि एविडेंस क्या है जी, एविडेंस है दूसरे से मिलता जुलता, बट चाहे तो वो उसे क्या कर सकते हैं, ये लीगली लेकिन क्या है, इरिलीवेंट है। ठीक है जी, मान लिया आपकी ये बात, परंतु लीगली इस चीज को हम क्या नहीं मान सकते, रिलेवेंट नहीं मान सकते। एंड उसको इरिलीवेंट कह के ही में एक्सक्लूड फैक्ट्स ऑल्दो जो लॉजिकली क्या थे, रिलेवेंट थे, बट इफ दे अपीयर टू हिम टू रिमोट टू बी रियली मटेरियल टू द इशू। और अगर उन्हें लगेगा कि इसका इस फैक्ट इन इशू से, जज को अगर ये लगता है कि ये फैक्ट इन इशू से इतने ज्यादा अच्छे से नहीं जुड़े हैं, रिलेवेंसी नहीं है, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, इरिलीवेंट कह के एक्सक्लूड कर सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो भाई। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में लीगल रिलेवेंसी इज टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट लॉजिकल रिलेवेंसी, यानी कि लीगल रिलेवेंसी को प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि लॉजिकल रिलेवेंसी को। सामने फोकस कीजिए। एविडेंस किस किस चीज का दिया जा सकता है? फैक्ट इन इशू, बोलो भाई। एविडेंस किस चीज के दिए जाते हैं? फैक्ट इन इशू के और रेलिवेंट फैक्ट के। रिलेवेंसी कितनी तरीके की होती है? दो, एक लॉजिकल और दूसरी लॉजिकल वाली कंसीडर की जाती है क्या? नहीं। और लीगल वाली? हाँ। अब हाँ का मतलब क्या? यस। यस का मतलब क्या? हाँ। मतलब लीगल रिलेवेंट है तो पक्का पक्का एक्सेप्ट होगा, है? पक्की बात है क्या? लीगल हो एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। ऑल्दो लीगली रिलेवेंट बट कंसीडर ना किया जा सके, क्यों? मना किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। जैसे ये पर्सन, ये पर्सन, ठीक है जी, सामने देख लो। इसने इसको बताया कि हाँ भाई मैंने मर्डर किया था, ठीक है जी, मैंने ऐसे ऐसे मारा था। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। क्या ये ए विटनेस एविडेंस दे सकता है या नहीं दे सकता? बोलो भाई, पता है या नहीं पता इसको? पता है इसको, मारा है इसने, पता है, एविडेंस दे सकता है? केस से जुड़ा है नहीं जुड़ा है? लॉजिकली जुड़ा है क्या? लीगली भी जुड़ा है? बोलो भाई। जुड़ा है बेटा, क्यों नहीं जुड़ा? इसको पता है, विटनेस के तौर पे बताना चाहिए इसे। लेकिन अगर मैं बोलूं ये ए एडवोकेट है इसी का, अब क्या एक प्रोफेशनल, एक एडवोकेट और उस क्लाइंट के बीच में जो रिलेशन होता है, उनके बीच में जो भी बातें होती हैं, क्या वो डिस्क्लोज की जा सकती है या नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती। आगे पढ़ोगे, बीएस से खुद कहता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, लीगल रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। आपने ये पढ़ लिया, एविडेंस किस किस के दे सकते हैं बताओ फटाफट से? फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट कितने तरीके के होते हैं? दो, लॉजिकल, लीगल। लॉजिकल है तो नहीं आएगा, लीगल है तो आएगा, लेकिन पक्का आएगा? कोई जरूरी नहीं है। ऑल्दो मे बी लीगली रिलेवेंट बट स्टिल येट नॉट बी कंसीडर्ड। यानी कि रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को एक्सटेंसिव या इंटरचेंजेबल टर्म नहीं है। मतलब ए फैक्ट मे बी लीगली रिलेवेंट येट उसको रिसीव किया जाए एविडेंस पे, मे बी प्रोहिबिटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये चीज नहीं बताई जा सकती जी। हस्बैंड और वाइफ में 100 बातें होती हैं, वो जाकर के कोर्ट में थोड़ी बताई जा सकती हैं। एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। अब आप कह रहे हो एक वाइफ को कि आके बता दो जी हस्बैंड के बारे में, बता दिया, घर नहीं टूट जाएगा अगले का? पढ़ोगे आगे कौन कौन सी चीजें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, किसको?
और ऑन सम अदर ग्राउंड या किसी और ग्राउंड पे, हो सकता है वो ना बताई जाए। बोलो भाई, आ रही है क्या बात समझ में? एक पर्सन कह रहा है मेरे को तो जानना है अपने पास कितनी मिसाइल्स है, कहां कहां पे तैनात है, मैं कैसे मान लूं, क्या पता गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। नहीं बता सकते जी, पब्लिक पॉलिसी की चीज है, बता दिया तो हो सकता है सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को खतरा हो। आई बात समझ में? कह रहे ऑल दो लीगली रिलेवेंट, बट जरूरी नहीं है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो कह रहे सिमिलरली हर एक एडमिसिबल फैक्ट जरूरी नहीं है कि क्या हो, रिलेवेंट हो। सिमिलरली एवरी, देखो जैसे कह रहे हैं हर एक रिलेवेंट एडमिसिबल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक एडमिसिबल फैक्ट किया गया आपको ये भी प्रूव मिले कि वो रिलेवेंट था। लीगल रिलेवेंसी होती है, लेकिन लीगल रिलेवेंट होने का मतलब एडमिसिबल होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑल्दो लीगली रिलेवेंट बट येट में नोट इट्स रिसेप्शन इन एविडेंस। ठीक है जी, हो सकता है उसे ना रिसीव किया जाए। कह रहे द 10th चैप्टर ऑफ अधिनियम मेक्स अ नंबर ऑफ फैक्ट रिसीवेबल इन एविडेंस। और कह रहे 10th चैप्टर में इसका अपोजिट भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है, बट ये फैक्ट हो सकता है रिलीवेंट ना हो सकता है ना भी हो, बट स्टिल क्या किया जा सकता है, इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब आपको ये बताना चाहते हैं भाई कि देखो लीगल रिलीवेंट है, अच्छी बात है, परंतु जरूरी नहीं है कि एडमिट हो ही हो, ये श्योरिटी नहीं दे सकते। तो कल को ये मत कहना कि लीगल रिलेवेंस है तो एडमिसेबल है। और ठीक इस तरीके से कुछ अपोजिट टर्म्स भी है जो एडमिसेबल हो गई बट हो सकता है लीगली रिलेवेंट ना हो, बट स्टिल उनको क्या किया जाए, एडमिट किया जाए। आ रही है क्या बात समझ में? तो कह रहे रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दो इंटरचेंजेबल टर्म नहीं है कि आपने ये लिख दिया कि हाँ जी वो रिलेवेंट है तो मतलब वो एडमिसेबल भी है। एक फैक्ट हो सकता है रिलेवेंट हो बट स्टिल क्या ना हो, एडमिसेबल ना हो। फोकस, उठना एक बारी जी। रिलेवेंसी के बारे में 5-7 लाइन बता दे। जी, जो भी हमने पढ़ा एक बार रिपीट कर दे अभी इस लेक्चर में। कितने तरीके के फैक्ट होते हैं बेटा? कौन कौन से रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं बेटा? नहीं होते क्या है? जो जो समझने होते हैं, जो क्या होते हैं, क्या हुआ? जो आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा ऐसे बोल दो फिर तेज। रिलेवेंसी किस किस तरीके की होती है? कितने तरीके की रिलेवेंसी होती है? बोलो बेटा, घबरा क्यों रहे हो? एक, दो, कौन कौन सी? आता है तो बता दीजिए ना, कौन कौन सी? अभी तो बता रहे थे, अब क्या हो गया? हाँ जी साथी, कौन कौन सी बेटा? लीगल और लॉजिकल। क्या लीगल वाली एडमिसेबल होती है? जरूरी नहीं है। और हर एक लीगल लॉजिकल होगी, और हर लॉजिकल लीगल नहीं हो सकता। बैठ जाओ, आप भी ध्यान दें, हंसे ना, पढ़ लें सिर्फ, ठीक है? नहीं हंसना बेटा, फिर हंस रहे। डन। फैक्ट इन इशू क्या है? बोलो भाई, फैक्ट्स इन इशू क्या होते हैं? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर से सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21G ऑफ BSA, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है इट मींस एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद से, या और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, यानी कि रिलेवेंट फैक्ट के साथ जुड़ के क्या करेगा, किसी चीज के होने या ना होने के बारे में, या किसी राइट, लाइबिलिटी, ठीक है जी, डिसेबिलिटी, किसी चीज की सच्चाई या किसी चीज के डिनाई करने के बारे में बताएगा, किसमें, किसी शूट या प्रोसीडिंग में जो चल रहा है। मतलब फैक्ट इन इशू वो होते हैं जिनके बेसिस पे किसी चीज के बारे में
कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में आंसर पाया जाता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये प्रॉपर्टी इसकी है या नहीं है, इन्होंने मर्डर किया या नहीं किया, चोरी इसने की थी या नहीं की थी, ये व्हीकल इससे बिलोंग करता है या नहीं करता, इसका राइट है या नहीं है। मतलब ये जितने भी फैक्ट हैं जो इशू में है वो यही चीजें हैं। यानी कि हर एक फैक्ट जो अपने आप से या किसी और के साथ जुड़ के किसी चीज के बारे में बताएगा, ठीक है जी, किसी चीज के होने या ना होने के बारे में बताएगा। देखो एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स relating to civil procedure any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issues is a fact in issue। कैसे समझाया गया है, कह रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो भी लॉ चल रहा है सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड, यानी कि सीपीसी की बात हो रही है, कह रहे कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड कर सकता है इशू ऑफ फैक्ट, मतलब उसके बारे में कोई तो क्या कर रहा है, असर्ट भाई ये चीज है, और दूसरा क्या कर रहा होगा, डिनाई। कॉन्ट्रैक्ट टूटा है जी, मैंने पैसे दे दिए थे, इन्होंने गुड्स नहीं दिए, सामने वाला कह रहा है जी पैसे नहीं दिए थे, गुड्स कहां से, तो कुछ भी, तो कह रहे उनका जो जवाब पाते हैं वही तो क्या होता है, इशू, एंड इनफैक्ट इट इज फैक्ट इन इशू। कैसे, ए के ऊपर आरोप है कि उसने बी को मारा है, तो फैक्ट इन इशू क्या है, ए ने बी को मारा है, या ए बी को मारना चाहता था, या ए को बी की तरफ से कुछ भड़काया गया था, बोला गया था, जिसके कारण गुस्से में आके ए ने बी को मार दिया, या फिर क्या कि जब ये हो रहा था जिस कारण से ए ने बी को मारा वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण मारा, या उसको नहीं पता था कि इस हमले से में उसकी जान भी जा सकती है, ये सारे क्या है, फैक्ट इन इशू। समझ गए भाई, ए ने बी को मारा है तो मारा है, नहीं मारा है, उसने उकसाया था, इसने मारा था, कितना जोर से मारा था, आराम से मारा था, ठीक है, उस समय अनसाउंड माइंड था, किस चीज से मारा इसको पता था नहीं पता था, सब क्या है, फैक्ट इन इशू है। और एक फैक्ट इन इशू को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट बोलते हैं, जिसपे मेन बहस चल रही है। क्या है फैक्ट इन इशू, प्रिंसिपल फैक्ट है, ऊपर पढ़ के तो आए हो, मेन फैक्ट है, या फैक्टम प्रोबेंडम या फैक्टम प्रोबेंस भी बोलते हैं, याद है अभी पढ़ा था जस्ट ऊपर, जब हमने फैक्ट पढ़ना शुरू किया था कि व्हाट इज फैक्ट, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है जी, यहाँ पे बताया था फैक्टम प्रोबेंस, या जिसको फैक्ट को प्रूव करना है, या जो प्रिंसिपल फैक्ट है, एक है प्रिंसिपल फैक्ट जिसको प्रूव किया जाना है, और दूसरे क्या है, एविडेंशियल फैक्ट। जैसे एक पर्सन के ऊपर आरोप लगे कि इसने मर्डर किया है, ठीक है जी, प्रूव करना है, दूसरा कह रहा है मैंने देखा है जी, तो कुछ देखना भी तो फैक्ट ही है। अब जिसने देखा है वो एविडेंशियल फैक्ट है, और जिसके ऊपर आरोप है वो क्या है, प्रिंसिपल फैक्ट है। तो कह रहे एक फैक्ट इन इशू ही क्या होता है, प्रिंसिपल फैक्ट बोला जाता है या फैक्टम प्रोबेंडम बोला जाता है, एंड द रिलीवेंट फैक्ट द एविडेंटरी फैक्ट और फैक्टम प्रोबेंस, जिससे प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव किया जाना है। प्रिंसिपल फैक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, एंड रिलीवेंट फैक्ट मतलब वो एविडेंशियरी फैक्ट जो उसको आकर के प्रूव करेगा, यानी कि द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द राइट और लायबिलिटी कॉल्ड फैक्ट इन इशू, and in a particular case the question or determining the fact in issue depend upon the rule of substantive law which defines the rights and liabilities claimed। और fact in issue जो है इनका जो फैसला होना होता है substantive law पे होता है। substantive law समझते हो, लाइक भारतीय न्याय संहिता, और प्रोसीजरल कौन सा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो प्रोसीजरल कोड होते हैं जिनमें प्रोसीजर बताया जाता है उन्हें प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, जो राइट और लाइबिलिटी बताते हैं उन्हें सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं। तो कह रहे जनरली जो फैक्ट इन इशू होते हैं उनके डिसीजन सब्सटेंसिव लॉ के बेसिस पे आते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोसीजरल तो सिर्फ प्रोसेस बताता है क्या फॉलो की जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया। फैक्ट इन इशू किसमें बोला जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको हम पहले एविडेंस एक्ट कहते थे, और इश्यूज ऑफ फैक्ट किसमें बोला जाता है, सीपीसी। कह रहे अंडर सीपीसी कोर्ट इशू फ्रेम करता है डिस्प्यूटेड फैक्ट्स के जो नेसेसरी होते हैं एक केस में, और इनको इश्यूज ऑफ फैक्ट बोला जाता है। But the subject matter of an issue of fact is always a fact in issue। और issue of fact ही क्या होता है, ये कह लो fact in issue होता है, यानी कि when described in the context of CPC it is an issue of fact, and when described in the language of evidence act it is an fact in issue। यानी जैसा हमने पढ़ा दोनों में फर्क ऐसा कुछ है नहीं, जितना आपने फर्क किसमें पढ़ा, fact in issue और relevant fact में पढ़ा। ठीक है जी, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि fact in issue क्या होता है और relevant fact क्या होता है। और सबसे जरूरी टॉपिक आपका यहां से शुरू होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीवेंट फैक्ट। कौन से फैक्ट रिलीवेंट होते हैं, कौन से फैक्ट रिलीवेंट नहीं होते। आई बात समझ में, ये पूरी टेबल दी गई है जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि किन किन को रिलीवेंट फैक्ट माना जाता है और किसी किसी रिलीवेंट फैक्ट नहीं माना जाता है। समझ गए भाई, कुछ क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट होते हैं, कुछ एडमिशंस होती हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है
उन पर्सन्स के द्वारा जिनको आप विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते। कुछ स्टेटमेंट स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत दी गई है। कितनी स्टेटमेंट प्रूव करनी होती है, जजमेंट ऑफ कोर्ट कब रिलीवेंट होती है, थर्ड पर्सन की ओपिनियन कब रिलीवेंट बन जाती है, और करेक्टर भी कभी रिलीवेंट होता है क्या, ये सारी करके हम एक एक पढ़ने वाले। ये सारे अलग जो ये टेबल दी गई है, सारे टॉपिक आपके चलेंगे जो आपको बताते चलेंगे क्या कि कौन से फैक्ट जुड़े होते हैं और कौन से फैक्ट नहीं जुड़े होते, किनको रिलीवेंट माना जाता है, किनको रिलीवेंट नहीं माना जाता। और अगर कोई फैक्ट रिलीवेंट मान लिया तो इट मीन्स उसको एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं और वो प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करने में मदद करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। दो ही रूल चलते हैं फंडामेंटल जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहला, नो फैक्ट other than those having rational probative value should be admitted in evidence, मतलब कोई भी ऐसे फैक्ट जिनसे कुछ प्रूव नहीं हो सकता उनको कभी भी एविडेंस के तौर पे नहीं लेंगे। इन शॉर्ट ये कह लूं, जब तक फैक्ट रिलीवेंट नहीं होगा उसे क्या नहीं लिया जाएगा, एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा। ऐसे सबूत, एविडेंस वर्ड यूज कर रहा हूं बोल दो आपको समझाने के लिए, वैसे फैक्ट की बात हो रही है। कह रहे ऐसे तथ्य, ऐसी चीजें जिनमें कोई दम ही नहीं है उनको कभी भी एविडेंस के तौर पे नहीं ले सकते। और इसका अपोजिट क्या बनेगा? सारे फैक्ट जिनसे कुछ प्रूव हो सकता है उसको हमेशा क्या किया जाएगा, एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा, अनलेस लॉ ने मना ना किया। दो ही रूल चलते हैं एविडेंस के। पहला, ऐसे फैक्ट जिनमें अदर देन, उनको छोड़ के जिनके अंदर कोई वैल्यू है, बाकी सारे फैक्ट क्या नहीं कर सकते, नो फैक्ट, देखो क्या लिखा है, कोई भी फैक्ट उनको छोड़ के जिनमें कुछ वैल्यू है शुड बी एडमिटेड इन एविडेंस। कोई भी फैक्ट एविडेंस के तौर पे मत लेना जब तक उसमें कोई वैल्यू ना हो। और इसका अपोजिट क्या है, सारे फैक्ट जिनमें कुछ वैल्यू है एडमिसिबल इन एविडेंस, अनलेस बस क्या ना कर दिया गया हो, किसी पॉजिटिव रूल ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, मतलब पब्लिक पॉलिसी के नाम पे या किसी और नाम पे उसे बाहर ना रखा जाए। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21H ऑफ बीएसए, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम क्या, दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट, तो इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल अपॉन फॉर प्रूफ ऑफ इट। ये एक अलग टॉपिक है इतना सा, जिसने सिर्फ ये बोला कोई भी फैक्ट जिसमें कोई प्रोबेबिटिव वैल्यू नहीं है उसका एविडेंस के तौर पे नहीं ले सकते, और सारे फैक्ट जिनमें कुछ वैल्यू है उनको एविडेंस के तौर पे ले सकते जब तक उसे बाहर ना रखा जाए। और कोर्ट के सामने कह रहे जब भी कोई फैक्ट रखा जाएगा कोर्ट उसे प्रूव्ड मानेगा जब तक कोई आके उसे डिस्प्रूव ना कर दे। ये बोला गया ना जिसने मर्डर किया इसी ने किया है, आई बात समझ में, जब तक इसके अपोजिट प्रूव ना हो जाए। समझ गए? अब रूल अलग होता है, क्या रूल होता है, किसको प्रूव करना होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट सिर्फ ये कह रहे हैं जब कोर्ट के सामने कोई चीज रखी जाती है तो कोर्ट उसे प्रूव्ड मानता है जब तक कोई और डिस्प्रूव ना कर दे। जोली LLB 2 वो पर्सन आकर के कहता है जी हम तो क्या है, हिंदू ब्राह्मण है, प्रूव्ड है वो चीज, जब तक सामने वाला उसको डिस्प्रूव ना करते। तो वो करेक्टर अलग अलग, अक्षय कुमार का जो एडवोकेट का करेक्टर पूछता है उससे कई सारे सवाल और उन सवालों के बेसिस पे बताता है, सच्चाई सामने लाता है, तो वो चीज प्रूव थी। वो कहते हैं ना जी कैसे अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, इनका आधार कार्ड, और कैसे बताएगा आइडेंटिटी, जब सब आप कैसे बताओगे अपनी आइडेंटिटी, मैं कैसे बताऊंगा, आधार कार्ड पैन कार्ड, तो वो प्रूव है। जब उसने बोल दिया ना जी आई एम हिंदू, प्रूव है वो, जब तक कोई डिस्प्रूव ना करते। वही बात है, कोर्ट के सामने कोई चीज रखी है वो प्रूव्ड है जब तक कोई आके डिस्प्रूव ना कर दे या कोर्ट खुद उस चीज का प्रूफ ना मंगवा ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, ये प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी अगर किसी जुडिशियल रिकॉर्ड की आई है तो वो सच्ची है। 89 ये कहता है कोई किताबें, कोई मैप्स, ठीक है जी, कोई चार्ट सही माने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सही माना जाता है, कोई डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड सही माना जाता है। याद नहीं करने, आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं जब भी अधिनियम में कोर्ट के द्वारा बोला जाता है तो वो चीज प्रूव मानी जाती है जब तक डिस्प्रूव ना करते। जैसे कह रहे सर्टिफाइड कॉपीज को जेन्युइन माना जाता है हमेशा, डॉक्यूमेंट जो एविडेंस के रिकॉर्ड पे आते हैं उन्हें सही मानते हैं, गजेट में कोई चीज लिखी है, न्यूज़पेपर में, अदर डॉक्यूमेंट में, मैप्स में, प्लान्स में, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा जो दिए गए उन्हें क्या माना जाता है, सही माना जाता है। प्रिजम्पशन लेके चलते हैं क्या, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेते हैं, कंक्लूजन, जब तक कुछ और विपरीत में एविडेंस नहीं दोगे तो तब तक वही चीज सही मानेंगे जो है।
विल में अगर कोई बात लिखी तो सही सही माना जाएगा जब तक कोई उसको डिस्प्रूव ना कर दे। प्रिजम्पशन इज आइदर ऑफ अ फैक्ट और ऑफ अ लॉ, यानी कि ये प्रिजम्पशन मतलब कंक्लूजन मतलब इन्फ्रेंस, ये हमेशा रिबटेबल होती है। रिबटेबल मतलब झुठलाया जा सकता है, ठुकराया जा सकता है, पलटा जा सकता है। इन शॉर्ट कोर्ट के सामने अगर कोई बात रखी गई है, कोर्ट उसे सही मानेगा जब तक कोई आकर के उसके अपोजिट में एविडेंस ना दे दे। आ गई बात समझ में? और कह रहे प्रिजम्पशन दो ही होंगी, या तो कंक्लूसिव जो सच्ची होगी और बिल्कुल सच्ची होगी, और जो सच्ची नहीं होगी वो रिबटेबल होगी, यानी कि उसको झुटला दिया जाएगा। और ये अधिनियम यही बताता है, एक फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, तो कोर्ट प्रूफ मांग सकता है और उसे या तो प्रूव्ड मानेगा या एविडेंस मांग सकता है किस चीज के लिए, उसे डिस्प्रूव करने के लिए। यानी कि कोई चीज या तो प्रूव्ड होगी या डिस्प्रूव्ड होगी, यानी कि फैक्ट दो ही तरीके के आएंगे, जो या तो कंक्लूसिव हो जाएंगे या डिस्प्रूव हो जाएंगे। यानी कि एविडेंस आइदर कंक्लूसिवनेस साबित कर जाएगा या वो क्या हो जाएगा, डिस्प्रूव होके वापस चला जाएगा। समझ गए? यहां तक ही आपके कुछ टॉपिक्स पूरे होते हैं। यहां से आपके रिलेवेंट फैक्ट कौन से हैं कौन से नहीं, ये शुरू हो जाएगा। आज नहीं करवाऊंगा, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है अपने को सारा ही पढ़ना है एकदम से। ये एक कंटेंट एक दिन में करना जरूरी होता है ताकि क्लियरेंस आ जाए। रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, लॉजिकल रिलेवेंसी क्या है, लीगल रिलेवेंसी क्या है। हमें आगे इस चैप्टर में ये पढ़ना है रिलेवेंट फैक्ट कैसे बनेंगे, क्या रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे, क्या नहीं कहलाएंगे। अगर रिलेवेंट है तो एडमिसिबल है किस चीज में, बोलो भाई, एविडेंस के तौर पे। और अगर क्या नहीं है, बोलो भाई, अगर वो रिलेवेंट नहीं हुए तो फिर क्या नहीं हो पाएंगे, एडमिशन नहीं हो पाएगा, एविडेंस के तौर पे नहीं आ पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो एविडेंस बनेगा या नहीं बनेगा, इट टोटली डिपेंड्स कि वो रिलेवेंट है या नहीं है। प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करने के लिए रिलेवेंट फैक्ट लाए जाते हैं, और रिलेवेंट फैक्ट जब आते हैं तो प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करके जाएंगे, या हो सकता है वो डिस्प्रूव हो जाए। तो इसी चीज पे हमारा पूरा आगे अधिनियम कह लीजिए या एक्ट कह लीजिए, ये चलने वाला है, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना पढ़ेंगे, घर से खुद से कुछ नहीं पढ़ के आना, जो पढ़ाया वो रिवाइज करके आना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।